Hello students, now we are going to start new topic spectroscopy। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट भी कहते हैं, ठीक है, उसके स्पेक्ट्रम की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम को हम सभी ने देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है और हजारों सालों से लोग देखते भी आए हैं। ठीक है, बरसात के दिन, बारिश के दिन जब बारिश हो जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा सूरज निकल जाता है, लाइट थोड़ा सा मतलब कि सनलाइट थोड़ा सा निकल आता है, तो आप आसमान में देखते हो कि वहां 7 कलर के क्या बनते हैं, इंद्रधनुष बनते हैं, है ना, जिसमें लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ के क्या मिलते हैं, कलर मिलते हैं। उसी को 1600 ईस्वी के आसपास न्यूटन ने क्या किया था, उस लाइट को प्रिज्म से पास कराया था। ऐसे लाइट को प्रिज्म से पास कराया तो वहां पे वो 7 कलर में क्या हो गए थे, वो स्प्लिट हो गए थे, 7 कलर में टूट गए थे। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, इसे डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये कलर क्या होते हैं, विबग्योर होते हैं, विबग्योर होते हैं। ठीक है, विबग्योर ये, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर इसी टाइप के स्पेक्ट्रम को भी यहाँ देखेंगे हम लोग। इसका यूज यहाँ क्यों करते हैं, मतलब कि इसका क्या मतलब है यहाँ पर, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उस मैटर में प्रेजेंट जो कंपाउंड है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो हम लोग कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, जिस जो कंपाउंड यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने के यहाँ 2 मेथड हैं। ठीक है, जिसमें से एक पुराना मेथड है, क्लासिकल मेथड या टेक्निक है, जिसका यूज हम नहीं करते। क्लासिकल मेथड या टेक्निक का जो यूज है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है, वो मतलब कि बहुत ज्यादा समय वो लेता है, इसीलिए आज के समय में क्लासिकल मेथड का यूज नहीं करते। अच्छा, क्लासिकल मेथड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते थे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लासिकल मेथड में, देखिए क्लासिकल मेथड टेक्निक में सबसे पहले जो भी कंपाउंड यहाँ डिस्कवर किया गया है या जो भी कंपाउंड यहाँ दिया गया है, अब हमें तो नहीं पता उसका क्या फार्मूला है, कितने एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो उसका हम क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट में उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हम इसको देखते हैं, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो जितने एलिमेंट हैं 1 बाय 1 हम सबका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो इससे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, है ना। जब हम एलिमेंट का टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट में क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, जो एलिमेंट हमने कंपाउंड में देखा अब वो कितने क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज फॉर्म में उसको निकालते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा समय चला जाता है ना। फिर उसके बाद उसका इंपेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम क्लासिकल मेथड को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर कई महीने निकल जाते हैं, कई महीने छोड़िए कई साल बीत जाते हैं किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो इसी का ही एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, इसी से मतलब कि क्लासिकल मेथड से जो इतना टाइम हमारा जा रहा है, हमारा कम समय में ही हम मॉडर्न टेक्निक से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस मॉडर्न टेक्निक में क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड को आसानी से बता लेते हैं और कुछ ही मिनट में, ठीक है, कुछ ही मिनट या मान के चलो कि कुछ घंटों में उस मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो इसमें जो टूल्स यूज करते हैं, इसमें जो टूल्स यूज करेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ के क्या मिलते हैं, रेज मिलते हैं, किरणें मिलती हैं, और उन डिफरेंट वेवलेंथ के रेज से हम यहां पर मैटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, सपोज दैट ये मैटर है, अब इस मैटर में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, यानी कोई कंपाउंड यहां पर है। अब हमें नहीं पता इसके अंदर क्या कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर हम गिराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर हम गिराएंगे, तो ये मैटर जो है, यानी इसमें जो प्रेजेंट कंपाउंड है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ वेवलेंथ को ये क्या करेंगे, वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, यानी कुछ वेवलेंथ के रेडिएशन को इस मैटर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और बाकी को क्या किया, बाकी सब इमिट हो गए, इमिटेड। ठीक है, निकल जाएंगे। अब इस मैटर से भी कुछ रेडिएशन क्या होगा, उसका इमिशन होगा, उसका भी इमिशन होगा, और कुछ यहां स्कैटर्ड हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, जिसको हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे से देखेंगे। तो इन्हीं इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आपके स्कैटर्ड की वजह से यहां पर स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनते हैं, या फिर ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनते हैं, इस तरह से ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम यहां लिख दे रहा हूं, ये स्पेक्ट्रम हो गया, और ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इसी स्पेक्ट्रम और ग्राफ की स्टडी करके हम ये बता देंगे कि इस मैटर के अंदर कौन सा कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हम इस मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां गया, ठीक है, मैटर के अंदर गया, उससे इंटरेक्शन हुआ, और जब वो बाहर निकला, एब्जॉर्प्शन के बाद, इमिशन के बाद जो बाहर निकला, तो इससे हम पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि तुमने मैटर के अंदर क्या देखा। तो यही जो इमिशन, एब्जॉर्प्शन से जो यहां पर भी आपका रेडिएशन मिलेगा, वो सारा का सारा मैटर के अंदर प्रेजेंट कंपाउंड के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। तो यही आपके टेक्निक यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं, और आगे हम लोग भी इसी को और देखेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है, कैसे चीजें हैं, वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डिस्कवरी है साइंस में किसी क्रांति से कम नहीं है, यानी किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक से कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कुछ ही समय में हो जाता है, बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ एडवांटेजेस देखते हैं और समझते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स रिक्वायर मच लेस टाइम एज कंपेयर टू क्लासिकल मेथड्स। जैसा कि क्लासिकल मेथड में आपने देखा कि किसी भी कंपाउंड को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसमें बहुत सारे टेस्ट हम कराते थे, क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, है ना। फिर उसके बाद और भी चीजें, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम लोग लेके चलते थे टेस्ट। ठीक है, तो उसमें काफी समय लगता था, काफी मतलब कि समझिए कि महीनों साल वहां लग जाते थे। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा बड़ी आसानी से कुछ ही समय में उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। मतलब आप समझिए कि लगभग 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम अगर हम सब्सटेंस ले लें तो उस कंपाउंड की पूरी तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जबकि क्लासिकल मेथड में क्या होता था, बहुत ही ज्यादा अमाउंट हमारा क्या होता था, खर्च हो जाता था।
क्योंकि बहुत सारे टेस्ट करने होते थे, सॉल्यूशन बनाने होते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कराना है और फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनरली द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन and can be used again for other test। यानी कि जो हमारा कंपाउंड जो हमने सैंपल लिया हुआ है, उस सैंपल का किसी से रिएक्शन तो हुआ नहीं है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही उससे पास हो रहा है। जबकि क्लासिकल मेथड में क्या थे, जब हम बहुत सारे टेस्ट लेके चलते थे तो उसका हम रिएक्शंस कराते थे, तो इससे क्या होता था, उस कंपाउंड का जो नेचर है वो चेंज हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। इस वजह से हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करने के बाद हम उस सब्सटेंस का किसी और भी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, चेंज, उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर हाईली रिलायबल इन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ टू कंपाउंड्स। यानी कि इतना रिलायबल है कि आप इससे एक नहीं दो कंपाउंड की आसानी से स्टडी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझे कि आसानी से किसी कंपाउंड के आइडेंटिफाई करने में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एडवांटेजेस के और भी बहुत ज्यादा हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के लिए हम यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लेके चलेंगे, देखिए टूल्स तो हमारा क्या हो गया, टूल्स हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये टूल्स हो गए। लेकिन इस टूल्स का यूज हम किस में करेंगे, आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट में करेंगे, जिसमें सैंपल में प्रेजेंट हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक सिंपल सा हमने यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब कि एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, कैसे सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट क्या है, अरेंज है उसमें। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए पहला है लाइट सोर्स। तो यहां पर जो टूल्स हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए, उस रेडिएशन का सोर्स चाहिए। अगर रेडिएशन का सोर्स उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर चल रहे हैं। जैसे कि हम यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां जो लाइट का सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप हो जाएगा। ठीक है, या फिर ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम विजिबल लाइट लेके चल रहे हैं तो विजिबल लाइट के लिए जो हमारा सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टंगस्टन लैंप हो जाएगा। ऐसे ही इंफ्रारेड अगर हम लेके चल रहे हैं रेडिएशन या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए जो लाइट का सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी लाइट का सोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिकली हीटेड रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट का सोर्स है जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम प्रिज्म सिलेक्टर के थ्रू हम सैंपल तक ले जाते हैं। फिर ये सैंपल में ये लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, या कुछ लाइट क्या होती है, इमिट होती है। ठीक है, कुछ स्कैटर्ड होती है। मतलब कि जो भी एब्जॉर्प्शन या इमिशन हुआ उसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिटेक्टर में। ये डिटेक्टर का काम क्या होता है कि जो ये लाइट यहाँ से आपकी एब्जॉर्प्शन के बाद या इमिशन के बाद जो यहाँ तक पहुंची है वह एक एनर्जी के फॉर्म में होगा, वो रेडिएशन की एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो रिकॉर्डर उस एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो क्या करता है डिटेक्टर, क्या करता है कि उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और जब वह एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वह रिकॉर्डर उसको आसानी से रिकॉर्ड कर लेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट हमने रिकॉर्डर तक अगर इसको हमने यहां भेजा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है
ये रिकॉर्डर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये किसकी भाषा समझता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की भाषा समझता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये केवल इसी को ही समझेगा। तो इस एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने का काम कौन करेगा? डिटेक्टर। और फिर रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तमिल नहीं आती। तमिल हमें बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई तमिल का व्यक्ति मेरे पास आएगा तो उसकी भाषा मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ट्रांसलेटर चाहिए। तो वो ट्रांसलेटर उस तमिल भाषा को अनुवाद करके फिर हमको बताएगा, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में बताएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा, तभी उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो जो ट्रांसलेटर है वह एक तरीके क्या है? डिटेक्टर होता है, ठीक है, जो उसकी भाषा को हमारे तक पहुंचा रहा है। तो क्योंकि हम डायरेक्ट तमिल को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, वैसे यहां पर भी है। यानी कि ये जो रिकॉर्डर है डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या करेगा डिटेक्टर? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसमें ट्रांसलेट करेगा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर ये रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करके आपका ग्राफ दे देगा। तो यहां जनरली जो रिकॉर्डर में जो ग्राफ मिलता है वह वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के टर्म में यहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद इस रिकॉर्डर के जो ग्राफ हैं उसकी स्टडी करके हम इस सैंपल में प्रेजेंट कंपाउंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसके आगे क्या है यहां पर। अब इसके आगे हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट यहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको अच्छे से पता है। यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके टर्म्स बहुत यूज होते हैं, तो इसीलिए यहां पर बहुत ही शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन हम यहां पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। देखिए है क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस एट एन इनॉर्मस वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये एक एनर्जी का फॉर्म है और स्पेस में, ठीक है, ये बहुत ही ह्यूज, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े वेलोसिटी के साथ ये क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड होते हैं। इट ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर कोप्लेनर। तो इस तरीके से ये जो आपके रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्स वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई वाला जो है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो एक दूसरे के देखिए परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये इस तरह, अगर ये इस तरह से ट्रेवल करेगा तो ये इस तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो टर्म यूज होंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है वो क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पर लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होते हैं? तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट एंड टू ट्रफ। तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वेवलेंथ है इस वेवलेंथ को हम लोग सेंटीमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार इक्वल टू, अच्छा वेव नंबर होता क्या है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1/λ, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो जैसे ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है द नंबर ऑफ वेव विच कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो यहां से ही लिया है यहाँ पर न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज में होती है। तो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी, ठीक है। आपको अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो रेडिएशन होते हैं उनके डुअल नेचर होते हैं, ठीक है। वैसे आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि रेडिएशन में 2 नेचर मिलते हैं। पहला नेचर क्या होता है? क्या होगा यहाँ पर?
पहला हो जाएगा वेव नेचर और दूसरा हो जाएगा पार्टिकल्स नेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो रेडिएशन का ये देखिए वेव है ये, और यहां पर इसमें कौन सा नेचर दूसरा मिलेगा, पार्टिकल्स नेचर। तो यही जो पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी के पैकेट होते हैं। ठीक है, तो इसी एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा, क्वांटा और या फोटोन कहते हैं। तो यही एनर्जी होती है, यही क्वांटा या फोटॉन्स की एनर्जी ई से हम यहां पर इंडिकेट करते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू हो गया, और एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर न्यू की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, अगर न्यू की वैल्यू इसमें पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा। ठीक है, E इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा, ये मिल जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए H और C, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट और C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सभी लाइट की वेलोसिटी तो क्या होती है, एक ही होती है। तो इस तरीके से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। क्लियर है। और यहां देखिए यहां पर H कांस्टेंट है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, यानी यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिए ये ऐसे। तो अब तीनों रिलेशनशिप को आप समझ सकते हो, है ना। देखिए अगर एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि एनर्जी बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही अगर एनर्जी कम हुई तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशनशिप आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आगे मिलेगा, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे मिलेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके स्पेक्ट्रम को पढ़ाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज के डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। देखिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। तो हम जो लाइट देखते हैं, जो सन से लाइट जो आती है, ठीक है, तो उसमें जनरली कॉस्मिक रेस से लेकर रेडियो वेव्स तक यहाँ पे रेडिएशन आपको मिलते हैं। तो इनके जो वेवलेंथ हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो वेवलेंथ है ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। यानी कि आप यहाँ से यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो ये आपका वेवलेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसीज, तो कॉस्मिक रे की अगर आप देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ जो है ये बहुत ही कम होती है। यानी कि आप समझिए कि यहां पर 0.0 एंगस्ट्रॉम से 0.001 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या होती है, लगभग इसकी वेवलेंथ होती है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, कॉस्मिक रे की। यानी कि हाईएस्ट एनर्जी अगर होगी तो वो किसकी होगी, कॉस्मिक रे की। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये वेवलेंथ है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इस तरीके से गामा रेस देखिए, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, जो विजिबल लाइट होती है उसमें 7 कलर मिलते हैं और उनका जो रेंज होता है ये लगभग 4300 एंगस्ट्रॉम से 6900 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं कहीं पर
ये आपको 400 नैनोमीटर से लेकर आपके 700 नैनोमीटर मिलेगा। ठीक, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये विजिबल जो हम लोग लाइट देखते हैं सनलाइट में व्हाइट कलर का, अब उस व्हाइट कलर के लाइट को आप प्रिज्म से अगर पास करोगे, अगर प्रिज्म से ऐसे पास करेंगे तो वो 7 कलर में क्या होता है, वो आपके स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो वही 7 कलर यहाँ क्या है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर 7 कलर में टूट जाते हैं, जिनकी डिफरेंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है, या डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इंफ्रारेड है ये। ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स की अगर देखिए तो वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, कई किलोमीटर में होती है। ठीक है, और एनर्जी इनकी सबसे कम होती है। तो हम लोग जो आपके ये कम्युनिकेशन के लिए जो मोबाइल फोन वगैरह में या टेलीविजन के लिए जो हम लोग मतलब रेडिएशन यूज करते हैं, वो जनरली कौन सा होता है, रेडियो वेव्स होते हैं। जो एफएम वगैरह में आप रेडियो वगैरह सुनते हो तो उसमें जनरली हम लोग यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी रेडिएशन को उनके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में इंक्रीज करके ये जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसी स्पेक्ट्रम में अगर आप देखिए तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप किसकी बताएंगे, रेडियो वेव्स। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की। और सबसे हाई एनर्जी की बात अगर करें, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किसकी होती है, कॉस्मिक रे की। और सबसे लो फ्रीक्वेंसी या सबसे लो एनर्जी की बात अगर करें तो किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं रेडिएशन का यूज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। तो जब हम यहाँ पर किसी मैटर से, सपोज दैट मैंने बताया था एक बार, ये सपोज दैट ये मैटर है, ये मैटर है। अब इस मैटर में कौन सा कंपाउंड है या उसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या है, इसी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गिराएंगे, इस पर फॉल करेंगे। जब इसे गिराएंगे तो यहाँ से जो रेडिएशन यहाँ कुछ पास हो जाती है, हाँ, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और कुछ यहाँ लाइट के फॉर्म में निकल जाते हैं। कुछ रेडिएशन किस फॉर्म में निकलते हैं, लाइट के फॉर्म में निकलते हैं। कुछ ऐसे ही आपके इमिट हो जाते हैं और कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इन्हीं सब जो हमारे ये लाइट मतलब कि जो रेडिएशन यहाँ से इस मैटर से पास होकर निकल रहा है, इन्हीं की स्टडी से हमें इस मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड के बारे में पूरी स्टडी मिल जाती है। मतलब कि इन रेडिएशन से हम ये पता करेंगे कि इसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जो कंपाउंड इसके अंदर होगा वो एक फिक्स या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या इमिट करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस मैटर में कौन सा कंपाउंड हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस टाइप के यहाँ पर स्पेक्ट्रम आपको मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो कितने टाइप के स्पेक्ट्रा बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पर उसकी स्टडी कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जैसा कि नाम से लग रहा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे मैटर के थ्रू। जैसे सपोज दैट ये मैटर है, अब इसमें प्रेजेंट जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ वेवलेंथ को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ से जो आपका रेडिएशन पास हो रहा है उसमें एब्जॉर्ब किया हुआ रेडिएशन क्या होंगे, मिसिंग होंगे, वो नहीं होंगे, जिससे स्पेक्ट्रम में क्या मिलते हैं, डार्क लाइन मिलता है। ठीक है, तो वो डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी या इस वेवलेंथ के जो रेडिएशन है इस मैटर ने क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें डार्क लाइन होंगे वो क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होंगे। ठीक है, देखते हैं ये क्या होती है। यहां पर देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू एन absorbing substance and then observed through a spectroscope, comma है, it is found that certain wavelengths are missing and dark line, देखो यहां लिखा है dark line or bands appear
एट देयर प्लेसेस, यानी उस जगह पर जो कि वो मिसिंग होंगे, क्योंकि मैटर ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसकी जगह पर वहां पर डार्क लाइन मिलेगा। द स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, these dark lines depend upon the nature of the absorbing material। ठीक है, जैसे मान लो ये मैटर है, ठीक है, अब इस मैटर में जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड प्रेजेंट है ये उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि कितने वेवलेंथ का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन मिल रही है वो क्या होते हैं, उतने ही जितना ये एब्जॉर्ब कर लिया है उतने ही वेवलेंथ के वहां पे क्या मिलेंगे, डार्क लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर सपोज दैट यहां पे ये मैटर है, सपोज दैट ये मैटर है या इसमें कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें कोई कंपाउंड वगैरह प्रेजेंट है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और यहां पे ये हो गया इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, हमने इस मैटर पे उसको गिराया। ठीक है, तो इनमें से कुछ वेवलेंथ के रेडिएशन क्या करेगा, ये मैटर इसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि ये इतना रेडिएशन क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एक डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे जो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी क्या होंगे, ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। बाकी ट्रांसमिटेड हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, कुछ इमिशन भी होते हैं, इसमें से कुछ रेडिएशंस क्या होते हैं, इमिट भी होते हैं, जिसे हम कहेंगे इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और कुछ इसमें क्या होते हैं, स्कैटर्ड भी होते हैं, जिसको हम लोग कहां देखेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि इसमें रेडिएशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं अपनी जगह पे, फिर मतलब कि उसी जगह से फिर वापस भी आ जाते हैं। तो यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, यानी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो अब आप देखिएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे ही मैटर पर हमने गिराया तो इसमें प्रेजेंट कंपाउंड, मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड कुछ वेवलेंथ के रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया, तो बाकी सबको तो पास कर दिया। तो इस वजह से जो मैटर में एब्जॉर्ब हो गया था रेडिएशन, उसकी जगह पर स्पेक्ट्रम में यहां क्या मिल जाएगी, डार्क लाइन मिल जाएगा, ये डार्क लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो डार्क लाइन आपको मिल रहा है, ये डार्क लाइन जो आपको मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि यहां पर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो जो यहां पास हो रहे हैं वो मिसिंग है, ये रेडिएशन मिसिंग होगा, और जब ये रेडिएशन मिसिंग है तो स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा, उसकी जगह पर डार्क लाइन मिलेगा। तो इस डार्क लाइन की स्टडी करके, यानी कितने फ्रीक्वेंसी के या कितने वेवलेंथ का रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हुआ है जिसकी वजह से डार्क लाइन मिला है, हम इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है, इस मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड के बारे में वो क्या करता है, बता देता है, यानी उसका पूरा हाल चाल लेकर ये स्पेक्ट्रम दे देगा। ठीक है, तो हमें इस स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें इस टाइप का रेडिएशन मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया है, तो इस टाइप का यहाँ पर कंपाउंड प्रेजेंट है या इस टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अब ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो नॉन डीजेनरेटेड एनर्जी लेवल होते हैं, मॉलिक्यूल में लेवल होते हैं, वो जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से आपके हाई एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, वो जंप करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और जब ये वापस आते हैं, ठीक है, तो उस जैसे ये वापस आएंगे तो ये लाइट के फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की वजह से यहाँ के जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर शो होता है।
जिसको हम आगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रा मैंने बताया कि इस कंपाउंड्स या इस मैटर में जो प्रेजेंट कंपाउंड्स हैं उसमें क्या होता है, रेडिएशन इमिट भी होते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन इमिट होते हैं तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एग्जामिन करेंगे कि भाई किस टाइप का रेडिएशन, कितने फ्रीक्वेंसी का, कितने वेवलेंथ का रेडिएशन इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इमिट किया। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम हमारा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम में वो डार्क लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि डार्क लाइन तभी मिलेगा जब वहां वो मिसिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रेडिएशन इमिट हो रही है तो यहाँ पे आपको शार्प लाइन मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट लाइन मिलेगा। ठीक है, शार्प लाइन मिलेगी। तो इस शार्प लाइन कितने फ्रीक्वेंसी का है या कितने इसका वेवलेंथ का है, हम उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, हमें पढ़ दे रहा हूं उसको, इमिशन स्पेक्ट्रा को जो मैं अभी समझाया हूं। देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, व्हेन द लाइट इमिटेड, ठीक है, व्हेन द लाइट इमिटेड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि इस सब्सटेंस के थ्रू जो लाइट इमिट हो रही है या जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म एंड देन एग्जामिन्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज रिफर्ड टू एज इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब कि कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल या मैटर जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो स्पेक्ट्रम में आप देखो कि डार्क लाइन मिलेगा। क्यों डार्क लाइन मिलेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की वजह से वहां पर उतने वेवलेंथ का जो रेडिएशन या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वहां एब्सेंट मिलेगी, वहां पर नहीं है, इसलिए वो डार्क लाइन मिलेगा। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम में वहां शार्प लाइन मिलेंगे, तो वहां पे स्पष्ट तरीके का आपको पूरा ग्राफ में स्पेक्ट्रम आपको वहां पे दिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसी बेस पर ही हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जनरली ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर ही बेस होते हैं। तो हम लोग आगे जितनी भी स्टडी करेंगे वो सब के सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ही बात करेंगे, और जितनी टेक्निक यहाँ पढ़ेंगे आगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ही बेस होगा। ठीक, जैसे कि आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो सभी के सभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर ही बेस होंगे। यानी वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होंगे हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, यानी कि एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में क्या ट्रांजिशन होगा, उसके रोटेशनल एनर्जी में क्या आपका ट्रांजिशन होगा, वाइब्रेशन में क्या ट्रांजिशन होगा, तो वो सारी चीजें आगे आएंगी तो वहां अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। तो एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये जो रेडिएशन हम इस पर गिराते हैं, यही रेडिएशन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कंपाउंड के बारे में बताता है, यानी बिल्कुल ये हालचाल बताता है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे मुझे किसी के बारे में जानकारी निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी आदमी को भेजूंगा, वो उसकी पूरी जानकारी लेकर मेरे पास आ जाएगा। तो बिल्कुल वही आदमी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हमें इस कंपाउंड में, यानी इस मैटर में प्रेजेंट कंपाउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यानी हमें जानकारी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भेज दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, इमिशन हुआ, स्कैटरिंग हुआ, तो उन सब तरीके से हमको आकर बता देगा कि इसमें इस टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है। यानी उसके स्पेक्ट्रम जो बनेंगे उस स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप का कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है। तो यही स्पेक्ट्रोस्कोपी है और यही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्या इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी से एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से उस मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन करने में, उस मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड है, किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, ये पता चल जाता है।
ठीक है, तो देखिए यहां पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटॉमिक एनर्जी लेवल। ठीक है, तो एटम के अराउंड डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे देखिए आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और न्यूक्लियस के अराउंड ये एनर्जी लेवल हो गए। यहां पर सपोज दैट ये आपका E1 एनर्जी लेवल है और इसके ऊपर, ठीक है, इससे बाहर यहां पर E2 एनर्जी लेवल, नेक्स्ट E3 एनर्जी लेवल। ठीक है, ये एनर्जी लेवल होते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है ग्राउंड एनर्जी लेवल पर, तो बाहर से इसने रेडिएशन क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने हायर एनर्जी लेवल में चला गया। इसके ऊपर हाई एनर्जी लेवल में भी जा सकते हैं, इसके ऊपर भी अगर है वहां भी जा सकते हैं ये। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, या जब अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में लौटेगा तो कितनी एनर्जी क्या करेगा, ये इमिट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए। तो ये हमें पता चल जाता है, यानी कि ये भी एक तरीके के क्वांटाइज्ड होते हैं। जैसे देखिए अगर यहां पर E1 से E2 में गया है ना, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया इसने, देखिए डेल्टा E हम निकाल सकते हैं E2 माइनस E1, क्यों निकाल सकते हैं, तो इसका देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 माइनस h ν1, तो क्या हो जाएगा h डेल न्यू। तो मतलब कि ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया है, कितना आपका इमिट करेगा, इससे हमें पता चल जाएगा, और इससे एटम में प्रेजेंट उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट यहां पर है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। देखिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में यहां पे डिफरेंट एनर्जी लेवल होती है, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल होती है, और उनमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। देखिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वह मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल में होंगे, और यहां पर जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होते हैं वो डिफरेंट स्टेज में होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कौन कौन से यहां पे एनर्जी स्टेज मिलते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट भी कह सकते हो आप। दूसरा है वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट, रोटेशन एनर्जी स्टेट, और है ट्रांसलेशनल एनर्जी स्टेट। इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है ये क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड। जैसे मैंने आपको इसमें बताया एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर ये एनर्जी लेवल E1 और ये एनर्जी लेवल क्या हो गई E2। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर बाहर से रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, E इक्वल टू h न्यू, एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब इससे कम या इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए, इतनी एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेगा तभी यहां तक जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अगर उससे कम या उससे ज्यादा मिला तब यहां पर नहीं आएगा, E2 में नहीं पहुंचेगा। अगर उससे कम है तो फिर नीचे ही रह जाएगा, यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट में रह जाएगा। अगर ज्यादा हो गई तो फिर E2 से ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि एक फिक्स एनर्जी यहां पर चाहिए, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। ऐसे रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करें तो ये अनक्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि ये क्वांटाइज्ड नहीं होते, क्वांटाइज्ड नहीं होते, ठीक है। यानी कि वो उसके मूवमेंट जो कंटेनर में लिया गया है उसके मूवमेंट की वजह से जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है, ठीक है। तो जनरली इसको हम लेकर यहाँ पर नहीं चलते, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में इसको लेकर हम लोग नहीं चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनक्वांटाइज्ड होता है।
क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, रेडिएशन यूज करते हैं। तो रेडिएशन में क्या होती है, एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को मतलब कि एक फिक्स एनर्जी वो आपके मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो किस एनर्जी लेवल पे एब्जॉर्ब करेगा, वो क्वांटाइज होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए जो रेडिएशन का मैंने स्पेक्ट्रम बताया था आपको, वो क्या क्या बताया था, जैसे गामा रे, और बताइए एक्सरे, ठीक है, और क्या था यहां पर, एक्सरे के बाद यूवी विजिबल लाइट रे, और फिर क्या था आईआर इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव क्लियर, और क्या था रेडियो वेव। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन है। तो गामा रे से रेडियो वेव की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहां पर वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे देखा जाए तो गामा रेस की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, हाई एनर्जी, क्लियर। तो यहां पर जो गामा रेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ना ही वाइब्रेशनल के लिए, ना ही रोटेशनल के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस तक चली जाती है, ठीक है, जो कि वहां पर ट्रांजिशन यहां शो नहीं कर पाता। एक्सरे की बात करें तो इसकी भी एनर्जी बहुत हाई होती है। एक्सरे का यूज हम लोग जनरली किस में करते हैं, आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में करते हैं, ठीक है। उसके क्रिस्टल के बीच में जो आपके मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं उनके बीच क्या डिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट करने में एक्सरे का यूज होता है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल्स वगैरह हम यूज करते हैं। यहां पे जो यूवी विजिबल लाइट होती है, ये यूवी विजिबल लाइट के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के बॉन्ड हैं, भाई आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकता है मॉलिक्यूल में। तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पर, तो हमें उसमें प्रेजेंट बॉन्ड के बारे में पता चल जाता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ये पता चल जाता है। तो यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसकी जो स्टडी होती है ये आपके कहलाएगी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इस टेक्निक में हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन को देखेंगे, ठीक है, यानी इस टेक्निक में। ऐसे देखिए आईआर है, आईआर की एनर्जी क्या होती है, यूवी विजिबल से कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन नहीं कर पाते, लेकिन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड है, इसको स्ट्रेचिंग या बेंडिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग या बेंडिंग, यानी कि ये बॉन्ड को फैला सकते हैं या बॉन्ड को कॉन्टेक्ट यानी सिकोड़ सकते हैं, ठीक है, और ये झुका भी सकते हैं। तो इस तरह से बेंडिंग वगैरह यहाँ पर होती है, यानी इनकी एनर्जी केवल इतनी ही होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए नहीं होती, ये केवल वाइब्रेशन को शो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग होती है, किस टाइप की, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होती है। इसीलिए इस टेक्निक को हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेक्स्ट देखिए माइक्रोवेव की जो एनर्जी है यानी फ्रीक्वेंसी है आईआर से भी कम होती है, ठीक है। तो यहां पर जो होते हैं ये वाइब्रेशन उतने नहीं शो करेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स को रोटेट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इनके पास इतनी एनर्जी है, इतनी फ्रीक्वेंसी है कि जैसे ये मॉलिक्यूल पे गिरेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो इसीलिए इस टेक्निक का यूज हम लोग यानी माइक्रोवेव टेक्निक का यूज इसमें करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी।
यानी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स के रोटेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और पूरी उसकी स्टडी हम लोग करते हैं कि किस टाइप से रोटेशन होगा, उसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है रेडियो वेव। रेडियो वेव्स की एनर्जी अगर हम देखें तो माइक्रोवेव से भी कम होती है। तो यहाँ पर एक नया आपका एनर्जी लेवल होता है स्पिन एनर्जी स्टेट, स्पिन एनर्जी लेवल स्टेट। तो यहां पर हम लोग जनरली रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, जिसमें कि एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को हम लोग देखते हैं, यानी ये न्यूक्लियस के स्पिन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग आगे उसको देखेंगे पूरा। तो इस तरीके से जो हमारे रेडिएशंस हैं उसकी एनर्जी, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है और उसके जो डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल पर जाकर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसको ये इफेक्ट करते हैं, जिससे कि उस मॉलिक्यूल्स की पूरी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि हमारा सपोज दैट ये अननोन कंपाउंड है, हमें पता नहीं कि ये क्या है, इसमें कौन सा एटम, कौन सा बॉन्ड, किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप, हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस रेडिएशन को हम इस पर गिराएंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बॉन्ड के बारे में बता देगा, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं बिल्कुल, तो बॉन्ड के बारे में बता देगा, ठीक है। आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके वाइब्रेशन की वजह से फंक्शनल ग्रुप किस टाइप के हैं, किसके बीच में बॉन्ड का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, किस टाइप का हो रहा है, ये हमको बता देगा, ठीक। ऐसे ही इसमें रोटेशन किस टाइप का है। तो जब इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, हम उसके ग्राफ की स्टडी से हम ये बता देते हैं कि ये दिया गया कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ये है, इसमें बॉन्ड ये है और ये कंपाउंड हमारा ये है। क्लियर है। तो इस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे वो देखेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है।